हम लोग मेथड्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास एक जो है लास्ट मेथड है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग या फिर सिचुएशनल लैंग्वेज लर्निंग जो है ये एक मेथड है जिसके जरिए जो है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। इस मेथड को जो है इसका दूसरा नाम जो है ओरल अप्रोच है। ठीक है, ऑर्डर अप्रोच है इसका दूसरा नाम। और ये 1930s में जो है ये मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये 1960s तक जो है काफी पॉपुलर रहा था। अब इसमें जो ये पॉपुलर जो है वो क्यों था, क्योंकि इसमें जो चारों स्किल्स थी लैंग्वेज की उसको टारगेट किया गया था। इसमें लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो है ये सारी स्किल्स जो है इसमें मौजूद थी। अब इसके जो बेसिक जो पर्पस था, ये जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था इस मेथड का। इसमें था कि आपकी वोकेबलरी को इन्हांस किया जाए और आपकी रीडिंग स्किल को जो है उसको भी इन्हांस किया जाए। अब वो कैसे आपका इन्हांस किया जाएगा, या आपकी वोकेबलरी को या रीडिंग को जो है वो कैसे इन्हांस किया जाएगा, थ्रू थ्रू इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है वो मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो सिखाए जाते थे और उसको ये सिखाया जाता था कि उन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रामर के रूल्स जो हैं उनको आपने सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको ग्रामर सिखाई जाती थी उस मेथड में, और उस मेथड से आप जो है वो क्या करते थे, सेंटेंसेस जो है वो बना सकते थे इस मेथड के जरिए। और उससे फिर जो है लर्नर्स के पास जो है वो क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स ऑटोमेटिकली उनके जो है उनके अंदर जो है इंटरनलाइज हो जाते थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कुछ सेंटेंसेस उन्होंने सिखा दिए स्टूडेंट्स को, और वो कहते थे कि उन आप सेंटेंसेस को या उन स्ट्रक्चर्स को आप नए सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल करें, और इस तरह जो है वो ग्रामर के रूल्स जो है उन बच्चों के पक्के हो जाते थे। ठीक है, इस तरह जो उनकी वोकेबलरी भी बढ़ती थी और रीडिंग स्किल्स जो है वो भी इन्हांस होती थी। अब इसका जो मेथड है इसका एक और मकसद था, उसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्विकली जो है कोई भी सिचुएशन हो लैंग्वेज की उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्विकली रिस्पॉन्ड वो कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स भी उनके पास है, उनके पास वोकेबलरी भी है। ठीक है, ये दो चीजें जो है स्टूडेंट्स के पास उनको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि कोई भी उनके पास सिचुएशन आए तो उसको वो सही तरीके से हैंडल कर सके। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये सिचुएशनल बेस्ड टीचिंग है, ये सिचुएशनल बेस्ड लर्निंग है। इसमें जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते थे लर्निंग के लिए वो क्या थे, इसमें जो टीचर होता था वो बच्चों को सिचुएशन की बेस पे यानी कॉन्टेक्स्ट की बेस पे जो है वो सेंटेंसेस प्रोवाइड करता था और उन्हें कहता था कि इससे आगे जो है आपने नए सेंटेंसेस और बनाने हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बच्चों के साथ जो है रीडिंग एक्टिविटी भी की जाती थी, यानी उनको पैसेजेस दिए जाते थे कम्प्रीहेंशन के कि आपने इनको रीड करना है क्लास में। और इसके साथ साथ जो है वो रिटन एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं। रीडिंग भी क्लास में होती थी और रिटन एक्सरसाइजेस भी होती थी, ताकि जो चारों स्किल्स हैं उनको टारगेट किया जा सके, चारों स्किल्स को जो है वो सिखाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, ये भी आपका जो है लैंग्वेज लर्निंग का मेथड है आपका ये। ठीक है, इसका नाम तो आपने जो मेथड का जो नाम है, नाम से ही जो है वो आधी बात जो है वो सेंस क्लियर करी होती है कि उन्होंने उस मेथड में क्या रखा हुआ है। सिचुएशनल बेस्ड लर्निंग है, इसका मतलब है कि उसी सिचुएशन में किसी खास सिचुएशन में किसी खास सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, रीडिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिटन एक्सरसाइजेज हैं इसमें, और आपकी जो है वोकेबलरी इन्हांसमेंट है, इसमें तीन चार ये चीजें हैं। अब इसका जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो क्या है कि आप जो है क्रिएटिव राइटिंग जो है इसमें नहीं कर सकते, क्रिएटिव राइटिंग को इंकरेज नहीं किया जाता इसमें। इसमें बल्कि क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन में ज्यादा फोकस है, रीडिंग पैसेजेस पे ज्यादा फोकस है, और जो रिटन एक्सरसाइज हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न एक्सरसाइजेस का क्रिएटिव राइटिंग से ताल्लुक है या नहीं है ताल्लुक, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो उसका सब पार्ट होता है रिटर्न एक्सरसाइजेस का, या रिटर्न स्किल का जो है ये सब पार्ट है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि ये भी एक स्किल है, ये आपको अलग से सिखानी पड़ती है। ठीक है, अलग से आपको
इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, अलग से आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चों की करवानी पड़ती है, जिससे आप क्रिएटिव राइटिंग स्किल की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि आप रिटन एक्सरसाइजेस की तरफ आ रहे हैं कि आपको सिर्फ लैंग्वेज लिखनी आ जाए, कि लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं। ये यहाँ पे जो है इसका मकसद है। अब ये टोटल जो है हमारे मेथड्स हैं लर्निंग के, ये सारे के सारे जो हैं खत्म हो गए हैं। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है आपके पास, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग है। इसके अलावा आपके पास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग है, डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और ऑडियो लिंगुअल मेथड। जी हाँ जी, समझ नहीं आ रहा। जॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम, ये वाला पूरा नहीं समझ आ रहा। अब ये जो मेथड्स हैं इनकी आपने जो है इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है। इसमें चार चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था, चार चीजें आपने जरूर याद रखनी है। टीचर का रोल इसमें याद रखना है, स्टूडेंट का रोल याद रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने याद रखने हैं, स्किल्स आपने याद रखनी है कि किन स्किल्स को ये टारगेट कर रही हैं ये मेथड्स। ठीक है, और जो है ये मेथड जो है किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ जो है वो मेथड्स के बारे में उन्होंने दी है, कुछ के बारे में नहीं दी है। ठीक है, जो है किस ईयर में जो है ये पॉपुलर था, या अगर इसका कोई सेकंड नेम है तो वो क्या था। ठीक है, जिस तरह ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसका सेकंड नेम जो है वो आर्मी मेथड था, ये आपने याद रखना है। इसी तरह डायरेक्ट मेथड का जो सेकंड नेम है वो नेचुरल अप्रोच है, ये भी आपने याद रखना है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग का जो सेकंड नाम है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज है वो आते हैं। इसी तरह सिचुएशनल लैंग्वेज लर्निंग है जो इसका सेकंड नाम जो है वो ओरल अप्रोच है। ठीक है, तो इस तरह की आपने छोटी छोटी चीजें याद करनी है, इसमें से यही आती हैं। अब हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे थे। इसका जो इस चैप्टर में जो लास्ट उन्होंने टॉपिक दिया है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई है, डेफिनेशंस उन्होंने दी हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशंस उसमें से याद करनी है। और जो है आपको मैंने पहले भी कहा था, कोई भी एक टॉपिक है उसको आपने एक जगह से नहीं याद करना, आपने दो तीन सोर्सेज को जो है वो कंसल्ट करना है। आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, आपने उसको जो है आपने इंटरनेट सोर्सेज से भी उसको देखना है, आपने बुक से भी उसको देखना है। आपको एक नई इंफॉर्मेशन जो है उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको कोई डेफिनेशन नई मिल जाती है, आपको कोई नई टर्म पता लगती है कि इसकी ये भी टर्म है, आपने उनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक हो गया। और जो है आपको जो डिटेल टॉपिक्स होते हैं उनको मैं कवर करवाती हूँ, और आपको जो मैं एमसीक्यू शेयर करती हूँ और उसमें कोई नई डेफिनेशन होती है वो इसीलिए होती है ताकि जिन डेफिनेशन का आपको नहीं पता लगा या जिन डेफिनेशन का क्लास में जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं थी, इसलिए आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं ताकि आप उनको वहां से याद कर लें। ठीक हो गया। कोई ऐसा चॉइस में भी कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो तो उसको भी आप गूगल करके देख लें इसका क्या मीनिंग है, हो सकता है नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो ही आ गया हो। ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यूज शेयर करने का मकसद ही ये होता है कि जो चीजें आपसे पहले कवर नहीं हुई थी वो आप अब कर लें कवर। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को देख लें, इसकी उन्होंने डेफिनेशन बताई है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, अब हमने ये सारे मेथड्स पढ़ लिए। अब उसके बाद वो कॉम्पिटेंस के बारे में हमें बता रहे हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कैन बी डिफाइंड एज जनरल एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबली। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंस कितनी है, उसका मतलब ये कि आप लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने तीन चार कंपोनेंट्स बताए हुए। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप वर्ड्स को स्ट्रक्चर्स को कितनी अच्छी तरीके से अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो ये सारी कॉम्पिटेंस तब चेक की जाती है। ठीक है, एक आपकी ऐसे में चेक होती है कॉम्पिटेंस और एक आपकी स्पीकिंग स्किल में कॉम्पिटेंस चेक होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के जब आपकी लैंग्वेज की मार्किंग हो रही होती है तो ये सारी चीजें जो उसमें चेक हो रही होती हैं कि आपके अंदर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कितनी है, यानी आप वर्ड्स को किस तरह सही सही तरीके से इस्तेमाल करें या नहीं करें, स्ट्रक्चर सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है,
इसी तरह सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है ये कब आती है, ये आपकी स्पीकिंग स्किल में टेस्ट होती है। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है कि आप एक सोशल सेटिंग में, एक गैदरिंग में लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। It enables the learner to know when to say can I have some water versus give me some water according to the social context। ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आपको इस बात का फर्क पता हो कि आपने पानी कब मांगना है और कब आपने कहना है कि मुझे पानी दो। ठीक है, आपने सवाल कब पूछना है और उसे ऑर्डर कब देना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो इसके अंदर है वो है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है कि आप the ability to organize the message effectively and to compensate via strategies before any difficulties। अगर कोई ऐसी चीज है जो लैंग्वेज बोलने में या लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आप उस मुश्किल को दूर कर सकें। ठीक है, लैंग्वेज इसलिए सिखाई जाती है, या स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आपके अंदर ऐसी खुदी होनी चाहिए, ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है लैंग्वेज बोलने में तो आप उसको ओवरकम कर सकें। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस का क्या कहते हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन कम्युनिकेटिव इंटेंट एंड देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट इंटेंट। यानी कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसको जो है strategic competence कहेंगे। ठीक है, some learners may just stop talking whereas others will try to express themselves using a communication strategy। ठीक है, अब अगर किसी के कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है, अगर कोई बात कहना चाह रहा है वो नहीं कह पा रहा, तो वो क्या यूज करता है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे उन्होंने आगे एक एग्जांपल दिया कि एक डच स्पीकर है, उसको उसने एक बात जो है इंग्लिश स्पीकर से करनी है, लेकिन उसके जेहन में वो वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, उसे उस वर्ड को क्या कहते हैं, तो वो अब स्ट्रैटेजी अपनाने लगे, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाने लगा है कि उसके लिए क्या होगी। अब वो एक सेंटेंस बोलती है, द थिंग्स दैट हॉर्सेस वेयर अंडर देयर फीट। ऐसी चीज जो कि घोड़े अपने पाँव के नीचे पहनते हैं, द आयरन थिंग्स, ठीक है, लोहे की बनी होती है वो चीजें। तो वहां पर जो सुनने वाला है, लिसनर जो है, उसको पता लग गया कि उसने क्या चीज वो कहना चाह रही है। उसका मतलब है हॉर्स शूज। ठीक है, यानी कि जो हॉर्स के शूज है उसका मतलब वो है। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है लैंग्वेज अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। आप उसको उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, उनकी क्वालिटीज बताना शुरू कर देते हैं लैंग्वेज में, ताकि जो लिसनर है उसको समझ आ सके आपकी बात। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह भी देख ली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की और बाकी चीजों की भी। यही जो है वो इस चैप्टर में था। अब ये जो आपका चैप्टर है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग वाला, ये आपका जो है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आपके जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो आपका डिक्शन है। इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। मैम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में मेन एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, जनरली बता दें। क्या दोबारा रिपीट करें। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ना, तो मतलब हमें ज्यादा फोकस किस चीज पर देनी चाहिए। आपकी आवाज जो है वो कटती है, आप मुझे ना चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप चैट बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आपने किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। आपने कोई भी टॉपिक हो, आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, कोई भी टर्म जो है आप नई टर्म देख रहे हैं पढ़ते हुए, उस टर्म को आपने गूगल करके सर्च कर लेना है कि ये टर्म क्या है। ठीक है, वो कभी कभी टर्म्स टर्म्स का भी वो पूछती है एमसीक्यूज में। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो
इसलिए टर्म्स आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं, उसके बाद जो है मेथड्स हैं। ठीक है, अगर अब ये मेथड्स आ गए हैं एक्विजिशन के या लर्निंग के आ जाते हैं, तो इसमें आपने जो है सबसे पहले आपने इसका नाम याद रखना है कि इसका कोई अल्टरनेटिव नाम तो नहीं है। अगर इसका कोई अल्टरनेटिव नाम है उसको याद रखना है। आपने ईयर याद रखना है, जब ये जिस ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मेथड। उसके बाद अगर कोई इसका फाउंडर है वो आपने याद रखना है। उसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं कि इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है इसका। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इसमें आप अपनी मदर टंग को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऑब्जेक्टिव हो गए, और इसके अलावा आपने टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल देखना है उसमें। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको हर मेथड में होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट रोल इसमें, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अल्टरनेटिव नेम इसका, टारगेट स्किल जो है, जो स्किल उस मेथड के जरिए सिखाई जा रही है उसको, जो स्किल नहीं सिखाई जा रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जो स्किल टारगेट में नहीं होगी या ऑब्जेक्टिव में नहीं होगी, जाहिर सी बात है वो स्किल नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव नेम, ये 3-4 चीजें जो है वो आपने याद रखनी है जो मेन है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब ये जो नोट्स मैंने जो है बनाए हैं थोड़े से, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, जी मैम। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।